अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र लाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ ही सियासी सूरत हाल की संगीनी में इजाफा हो जाता है। और आज की अहम और ताज़ा खबर जो कि अब पुरानी हो चुकी है वो ये कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI की सीनियर रहनुमा। कहा यह जा रहा है कि बहुत पुराना 50 साल से भी ज़्यादा पुराना मुकदमा है जिसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो पिछले महीने शुरू हुई थी। उनकी जो वालिद हैं उनकी ज़मीन थी जिसका ये मामला था, जिसको पहले वो मियाँ लिया गया, बाद में मुख्तलिफ कंपनीज़ में ट्रांसफ़र, और फिर अब शीरी मज़ारी साहिबा उस चीज़ को फेस करेंगी। ये मुकदमा था जिसके ऊपर गिरफ्तारी अमल में आ गई है और उसके बाद से अब तक सूरत हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल देखने में आया, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। उन्होंने ना सिर्फ गिरफ्तारी की मजम्मत की बल्कि कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी कर रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा भी। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी गिरफ्तारी को कहा है कि ये मुनासिब नहीं है और उन्होंने रिहाई के अहकाम भी जारी किए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11:30 बजे उन्हें कहा है कि उन्हें पेश किया जाए कोर्ट के अंदर। ये सूरत हाल है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से। दूसरा ने मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि औरत कार्ड ना खेला जाए इस सारे मामले के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने मजीद भी कुछ इशारों किनायों में बातें की और कहा कि इमरान खान साहब तो आज भी लाडले हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उनके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मरियम भी कुछ ऐसी ही शिकायत करती नजर आ रही है। वो कौन है जो इनके हाथ पांव बांध रहा है? वो कौन है जो इन्हें परफॉर्म नहीं करने दे रहा है? वो कौन है कि जो ये चाह रहा है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो या इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो? ऐसी सूरत हाल क्यों दरपेश है? हुकूमत क्यों फंस कर रह गई है? इसीलिए अब उन्होंने इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला भी किया है। इत्तेहादी किस नतीजे पर पहुंचेंगे इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। क्या इमरान खान साहब कल हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे? इसके हवाले से भी बात होगी। और भी जो दीगर मामलात हैं जो सियासी सूरत हाल में चल रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान तरफ। इमरान साहब, डॉक्टर साहिबा को क्यों और किसने गिरफ्तार कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से तो ये बयान जारी किया गया कि जनाब शीरी मज़ारी साहिबा को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने कई मरतबा एक मुकदमे में जिसका आपने जिक्र किया कि वैसे तो इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जी हमने उन्हें कोई 22 बार बुलाया लेकिन वो नहीं आई, इसलिए आज हमने उनको गिरफ़्तार किया। जबकि शीरी मज़ारी साहिबा जो उनकी बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि जो मेरी वालदा की गिरफ़्तारी है वो हुकूमत ने नहीं करवाई और जिन्होंने करवाई है उन्हें पता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी वालदा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनका जज्बाती होना, गुस्से में आना एक फितरी शामिल है। जब किसी के भी वालिदैन के साथ हो तो वो लाजमी उसमें होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक बात समझता हूँ कि चाहे कोई मुकदमा हो, कोई केस हो या छोटा केस हो या बड़ा, आपको एक बात असूली तौर पे ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर करते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो गिरफ्तारी है गैर ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, गिरफ्तारी छोटी बड़ी नहीं होती। शीरी मज़ारी साहिबा का अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो एक साबिक वज़ीर है और इस वक्त रुकने असम्बली भी हैं। मैं तो कहती हूँ ना भी हूँ, एक आम शहरी भी है, उसके साथ भी ज़ाब्ते पूरे करके आप गिरफ्तार करें ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आम आदमी, मैं ये उसके दूसरे तरीके से बयान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक साबिक वफाकी वज़ीर, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक रुकने कौमी असम्बली जो है उनके साथ इस तरह हो सकता है, तो आप सोचें कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जनाब शीरी मज़ारी साहिबा के केस को एक टेस्ट केस बनाए। वैसे तो PTI का चले एक ख्वाब पूरा हो गया। इमरान खान साहब भी बड़ा ख्वाहिश करते थे कि हमारे लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती, तो आज इस्लामाबाद, मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के अब उनका हर केस का फैसला या उनकी जो समाअत है वो 11 बजे या 12 बजे ताकि अच्छी तरह गिला उतार दिया जाए। आज रात 11:30 बजे का कर दिया, तो चलें, अच्छी बात है। इन चीज़ों पे प्रॉम्प्ट एक्शन ज़रूर होने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह की दोबारा कार्रवाई ना हो। बिल्कुल ठीक है।
हिलाली साहब क्यों गिरफ्तार किया गया है, किसने करवाया है? क्योंकि कुछ लोग तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि शायद उन्होंने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो अगर उनकी टाइमलाइन भी आप देखें, ट्विटर पे जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रही थी, इदारों को भी उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हुए थे और काफ़ी तनकीदी ट्वीट्स कर रही थी, तो कुछ लोग उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आपके नज़दीक क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कि ये कोई पजलिंग मैटर है, इस पे कोई हैरानगी होनी चाहिए? वो आदमी अरेस्ट का ऑर्डर दिया होगा जो आदमी उनका रिलीज़ का ऑर्डर दिया था, और उसका नाम था हमजा शहबाज। और अगर वो कहने लगा कि मुझे पता नहीं है कि इनको क्यों रिलीज़ किया है, तो वो क्या बताता है स्टेट ऑफ द प्रोविंस? उधर तो गवर्नमेंट वैसे है ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के कि ये कोई एक लाइट हार्टेड मैटर है। कौन आदमी पंजाब से कौन आया इस्लामाबाद, और जब इस्लामाबाद के अंदर आया उसका क्या फ़र्ज़ था अरेस्ट करने के लिए? कि थाना जाता और परमिशन लेता, और परमिशन डीसी से लेता अरेस्ट करने के लिए, और डीसी इस्लामाबाद जब उसको परमिशन देता तो फिर वो किसी और लोगों के साथ, पर्सनल के साथ जाता। उससे पहले वो जिसके साथ आया था इनको अरेस्ट करने, उनका नाम रजिस्टर में एंटर करना था, और फिर उनको अरेस्ट करने के बाद थाना वापस वो आते, रिमांड पे पूछता उनके लिए। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में पकड़ा और अरेस्ट करके ले गए, किसी को नहीं पता किधर। सही। ये किसका, व्हाट इज दिस? एक पुलिस वाला, पुलिस किसके अथॉरिटी पे चलता है? और वो एक बेचारी कंफ्यूज सी लड़की, उसको पूछते हैं तुम कौन, किसने, आपका क्या ख्याल है किसने किया? वो कंफ्यूज सी लड़की, उसको तो पता ही नहीं। पहले वो कह रही थी इन्होंने किया, मैं आके इनको पकड़ूंगी, फिर किसी और का नाम उसने ले लिया। देखिए बात असल ये है। और किस बात पे अरेस्ट किया? 1972 का केस जिसमें 200 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, और ये पहली और औरत जो छोड़े पहला शख्स है जो अरेस्ट हो रहा है 200 लोगों के अक्यूज में। शी इज द फर्स्ट। कितने साल बाद, जब वो 6 साल की थी। या व्हाट डज इट शो? ये कोलैप्स ऑफ द स्टेट, कोलैप्स ऑफ ऑर्डर इज एनार्की। लेकिन हिलाली साहब, अगर ये हुकूमत ने किया है तो उल्टा तो उन्हें नुकसान ही हुआ है ना? अरेस्ट हो गई और ये कहता है मुझे पता नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, अगर उन्होंने हुकूमत ने किया भी है तो वो उसका तो उल्टा उन्हें नुकसान हुआ है ना? They are walking, talking disasters for themselves and the country. क्या पूरी नुकसान हुआ है? कमाल है। इमरान साहब, हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि हिलाली साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हिलाली साहब जिस बच्ची को कंफ्यूज्ड बच्ची कह रहे हैं, मेरा ख्याल है सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, इन्होंने शायद कभी उनको फॉलो नहीं किया कि उनका अपना एक जो क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से वो इश्यूज़ को देखती हैं। गुजारिश ये है कि जब उनकी बेटी जो कि मुद्दइया है वो खुद कह रही है कि ये काम हुकूमत का नहीं है, तो हमें उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। अगरचे मेरे नज़दीक ये पंजाब हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। हमजा शहबाज ने बड़ा अच्छा किया कि उनकी रिलीज़ के ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन उनको इस पे भी गौर करना चाहिए कि अगर उनके इल्म में लाए बगैर एक ऐसा काम हो गया तो क्यों हुआ, और क्या आइंदा भी ऐसा होगा। इस हवाले से उन्हें ज़रूर इस पे इक़दाम करने चाहिए कि फ्यूचर में उनके इल्म में लाए बगैर ऐसी कोई बात ना हो जिससे बाद में उनको सुबकी हो। ये बात तो मेरे नज़दीक तो ये बात तय है। दूसरी बात ये है कि देखें, जब तहरीक इंसाफ के दौर में ये बात होती थी, इस तरह के वाक़यात होते, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ भी ये कहती थी कि जी हमें तो पता ही नहीं है किसने किया, तो उस वक्त उनकी भी उसी तरह से सुबकी होती थी। अब इनको चाहिए कि इस बात पे भी वो गौर करें, और ये जो है ना कि हुकूमत के इल्म में लाए बगैर मामलात का होना, ये सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात जो मेरे नज़दीक है, लेकिन इमरान साहब, फिर ये सवाल तो वैलिड है ना कि अगर हुकूमत के इल्म में लाए बगैर गिरफ्तार किया गया था तो फिर उनके अहकामात रिहाई के क्यों हमजा शहबाज ने जारी किए? फिर जब उनसे पूछ के किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, जिन्होंने फिर गिरफ्तार किया है वो छुड़वाएं। समीना, बात ये है कि जब उन्हें पता चल गया तो उनका ये फ़र्ज़ था, उन्होंने ठीक किया। दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, और इस्लामाबाद पुलिस की जो लेडी अहलकार थी, आप फुटेज में देख सकती है, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया
पंजाब पुलिस ने या पंजाब एंटी करप्शन के अमले ने नहीं किया, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से ही रब्ता किया और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले किया। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, इससे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात मेरे नज़दीक है, जिसका मैंने मुशाहिदा भी किया और मैंने जो सुबह मेरा कॉलम छपेगा वो भी उसी हवाले से लिखा है। देखें हम क्यों इखलाकियात, कानून और आइन के हवाले से देखें उसका सिलेक्टेड तरीके से नफाज शुरू कर दिया हमने क्यों। देखिए एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से हम एक जमात के इक़दाम को गलत करार देते हैं और दूसरी जमात के उसी इक़दाम को सही करार देने की कोशिश करने लग जाते हैं। तनकीद बराए इसलाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मरीम नवाज के हवाले से जो गुफ्तगू की, तो देखिए सोशल मीडिया बड़ा पड़ा क्या कि जी बुशरा बीबी के हवाले से भी बड़ी बातें की जाती, लेकिन उन्होंने सबने इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना सुन ले, मैं ये कहता हूँ कि बुशरा बीबी हो या मरियम नवाज हो या शीरी मज़ारी हो, खातून का एहतराम हमारी माशरती इक़दार भी है, हमारी मजहबी इक़दार भी है। खुदारा को होश का दामन पकड़े। कहीं तो कोई हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हमने कहाँ तक रुकना है, कि हमने अब बिल्कुल ही हर चीज की हद पार करनी है हर जगह, बिल्कुल ऐसे, चाहे वो किसी की तरफ से भी, किसी की तरफ भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जरा ये बता दें कि ये कौन हाथ पांव बांध रहा है राना सनाउल्लाह साहब के? देखिए ये वही बात है जो कल मैंने जो अपना यही इसी प्रोग्राम में वाकफा के उस पर बताई थी, वाकफा ने हाल के ज़राए से, कि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि अगर तो उन्हें फ्री हैंड मिलेगा तो फिर तो वो हुकूमत करेंगे, अदरवाइज वो फौरी इलेक्शन पे चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज उसी की अक्कासी की और वही आज उनका बयान है। अब अगर वाकई ये महसूस करते हैं कि जी इनके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं, तो इन्हें इस तरह मीडिया में नहीं कहना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर इन्हें चाहिए कि आगे बढ़े और कि जनाब हम इन हालात में हम नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते, ये बड़ा हमारा इस्तीफा, आपने जिससे मर्जी हुकूमत चलवानी है चलवा लें। ठीक है हिलाली साहब, अभी कौन साथ हैं जी हमारे? जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उनसे पहले बात करते हैं, फिर हिलाली साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। थैंक यू सो मच जरताज गुल साहिबा, आपने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइए, शीरी मज़ारी साहिबा का भी मामला हमने डिस्कस किया है, शीरी मज़ारी साहिबा को किसने और क्यों गिरफ्तार किया, आप तक क्या खबर है पहुंची? देखिए जी, मैं अभी डेरा गाजी खान में अपने तमाम लॉयर्स के साथ मिल के आई हूँ, तमाम जगहों से हमने पता करवाया है और अभी हमने प्रोटेस्ट भी किया है। इनका ताल्लुक रुझान से है, हमारी डेरा गाजी खान की बेटी हैं, इनके वालिद साहब की बड़ी यहाँ पे काम है और खुद डॉक्टर शीरी साहिबा बहुत ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, फेडरल मिनिस्टर रही ह्यूमन राइट्स की। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो देखिए जी, मुकदमा अगर पढ़े और जो मुकदमे की अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल ही एक बेवकूफाना तरीका है, बुखलाहट का शिकार है हुकूमत। ये तो जानबूझ के एक हरासमेंट का केस है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए। बेसिकली तो इस वक्त मुल्क के अंदर हुकूमत नाम तो कोई चीज है नहीं ना, गुंडे इक़्तिदार में आ गए हैं, बदमाश इक़्तिदार में आ गए। अब वो पता उनसे चलाई नहीं जा रही, डॉलर कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है, IMF से उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, महंगाई जो है वो 20% के ऊपर जाने लगी है और जिसका जिधर जो दिल करता उठा के वो पैसे इनके अपने लग्जरीज के ऊपर खर्च हो रहे हैं। पूरी जो इनकी इम्पोर्टेड काबीना थी, आपको लगता है कि हुकूमत ने ये कार्रवाई की है इन सारे फेलियर्स की वजह से? नहीं है। ठीक है, अच्छा जरताज कंडे है ना, ये तो विक्टिमाइजेशन है, ये तो बड़ी सिंपल सी एक स्टेटमेंट है ना, ये तो सिंपल, ये तो नजर आ रहा है ना कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये तो हरासमेंट है, ये तो बाकायदा वो जब लाकानूनियत बढ़ती है ना, जब आपसे हुकूमत नहीं चलाई जाती है तो फिर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की है जरताज गुल साहिबा कि वो कह रही है कि PTI तो इस पे औरत कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कि जी खातून को क्यों गिरफ्तार कर लिया, भाई उनके ऊपर इल्जाम है वो फेस करें। तो ये आप लोग औरत कार्ड खेल रहे हैं क्या उसके ऊपर? जब आपका दिल करता है तो आप लोग तो PMLN की खवातीन को तज़हीक का निशाना भी बना लें, उन पे तनकीद भी कर लें और अपनी दफा आप लोग औरत कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा है क्या? अब अगर इस मुल्क के अखलाकियात खवातीन के लिहाज से हमें मरियम नानी ने सिखानी है तो फिर तो इस मुल्क के अखलाकियात का फिर दिवालियापन समझा जाए ना। एक कौमी मुजरिमा जो कि कन्विक्टेड है, जिनको सजा हो चुकी है और अपने वालिद की तीमारदारी के लिए वो जमानत के ऊपर, बेल के ऊपर है, ऐसी खातून अगर एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके
और एक ऑफिशियल टीवी के ऊपर, गवर्नमेंट के टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठ के खवातीन के हकूक हमें सिखाएंगी? क्या हमें नहीं पता कि इनका एक बाकायदा सेल है जो खवातीन की तस्दीक करता है, टॉर्चर करता है, बाकायदा विक्टिमाइजेशन करता है, किसी को जादूगरनी कह रहा होता है, किसी को काले बकरों की बातें कर रहा होता है, किसी की वीडियो लेकिन खान साहब ने भी तो अच्छी बात नहीं की ना। जरताज गुल साहिबा, आप खुद भी एक खातून है, खान साहब के भी तो रिमार्क्स कुछ मुनासिब नहीं थे ना, क्या ख्याल है आपका? बड़े जबरदस्त रिमार्क्स थे, बड़ा अल्लाह। कोई उनकी तरह बदजबान होके या कोई उनके ऊपर इल्जाम लगा के कोई इनके फैमिली पॉलिटिक्स के तरह बराना खवातीन की बातें थोड़ी की हैं कि हेलीकॉप्टर से तस्वीरें भिजवाई हैं। नसीहत की हैं कि आप अगर बिरयानी की प्लेटों पे 5000 एक मजमा खड़ा कर ही देती हैं और आप 1 घंटा, बजाय इसके कि आप पॉलिसीज के ऊपर बात करें, आप लीडरशिप के ऊपर बात करें, पॉलिटिकल उसके ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर बात करें, हम पे तनकीद करें, आप एक ही शख्स इमरान के रट लगाई हुई है। तो देखें, हमारी यहाँ पे लीगल टीम इस वक्त मौजूद थी। डॉक्टर शीरी मजदारी साहिबा के बारे में जो इस वक्त उन्होंने एक फजूल किस्म का भोंडा तरीका अख्तियार करके उनको हरास किया है और उनको पुलिस गर्दी के जरिए जो है उनको घसीटा गया, बल्कि अबडक्ट किया गया। उनकी बेटी ने बिल्कुल सही किया, अगवा किया है। पुलिस मुकदमा तो आईन और कानून के तहत, तो हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमने हमला तो नहीं कराया, हमने कभी न्याब के कोर्ट के ऊपर पथराव तो नहीं किया। अगर कानूनी मामला होता तो हम करते हैं। 1972 में एक मुकदमा किया गया जब पाकिस्तान का कानून आईन भी नहीं था, 1973 में आके आईन आया है। और ये जो एंटी करप्शन का मामला है ये तो एक्ट 2002 के अंदर आया है। तो ये तो दीवानी कोई मसला हो सकता है कि आप दीवानी मुकदमा उनको पर अगर आपने करना ही है कर दें, इसका एंटी करप्शन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। और अगर एंटी करप्शन का मुकदमा करना है, करप्शन कोई की भी है, जब वो 6 साल की थी आपने 50 साल के बाद उनको हरास करके आपने अगवा किया, तो कानूनी इमरान साहब का भी सवाल ले लें। जरताज गुल साहिबा, ये बताएं कि बिल्कुल ठीक है, ज़ाब्ते की कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, उनकी गिरफ्तारी की जितनी मजम्मत की जाए कम है, इस पे तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि एंटी करप्शन का ये कहना है कि हमने उन्हें बारखा बुलाया, 21-22 बार बुलाया, तो चाहे झूठा ही सही, उन्हें भी नहीं ये चाहिए था कि जब इतनी दफ़ा बुलाया तो जाके इसका ख़त्म करवाती, उन्हें बताती कि जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। देखिए जी, अगर एंटी करप्शन का ये मौक़िफ़ है, फिलहाल तो मैंने एंटी करप्शन का कोई मौक़िफ़ सुना नहीं है, क्योंकि अगर एंटी करप्शन ने कोई मौक़िफ़ देना भी होता तो ये जारी बात एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स होता और वो दिखाएं उन्होंने बयान जारी किया, शो किए, उन्होंने बयान जारी किया। जी, उन्होंने बयान जारी किया। वो बयान तो फिर कुछ भी देते ना, बयान तो ये भी देते कि फलाने शख्स ने 6 कत्ल किए हैं, कोई सबूत है इनके पास, कोई बात है, वो तो जारी बात है। उनको एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, वो एंटी करप्शन ने खुद थोड़ी किया है। ये तो हमजा शहबाज के कहने पे या राना सनाउल्लाह के कहने पे सारी दुनिया को पता है कि जब इनकी हुकूमत होती है, इनकी आदत है ये हामला खवातीन के मुंह पे 14 खवातीन को, जो हामला खवातीन थी उसमें मॉडल टाउन, उनके मुंह पे गोलियां मारी गई। वजीर आला शहबाज शरीफ था, जो वजीर दाखिला था वो राना सनाउल्लाह था। आज तक ऐसे केस का कोई वो हुआ है? आबिद बाक्सर का सारी दुनिया को पता है कि 350 कत्ल उसने कहा मावराए अदालत जो है, मैंने शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर किए। तो इस मुल्क में लाकानूनियत तो जब भी आई है, गुंडागर्दी की हुकूमत जब भी आई है, वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्हीं लोगों की है ना। तो वो एंटी करप्शन के मुंह में अब जो भी जबान दे दें, तरीका तो वही है। अब अगर हमजा कहता है कि मैंने कहा कि हुकूमत को इसको पकड़ना नहीं चाहिए, अगर उन्होंने वाकई कानूनी तरीके अख्तियार किया है तो क्या उन्होंने कोई इसको कॉरेस्पॉन्डेंस की थी इस्लामाबाद पुलिस के साथ, कोई उन्होंने रिटर्न में कोई चीज भेजी है? मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जरताज साहब ये फरमा दीजिए, नहीं की गई, ठीक है जरताज साहब ये फरमा दीजिए, कल फाइनली लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस हो जाएगी पेशावर से? देखिए जी, कोर कमेटी का जो फैसला है हम उसको मनवान मांगेंगे। आज मैं अपने इलाके में जब अभी मैं प्रोटेस्ट करके आ रही थी, ये जो हुकूमत ने इस तरह का, मैं तो यही कहूंगी ना, जाहिलाना फासिस्ट जो उनका तरीका कार है कि उन्होंने आवाज दबाने की कोशिश की है डॉक्टर शीरी मजारी की, और हमारे उन्होंने कोशिश की है कि हमें दबा दें। कल ऐलान हो जाएगा पूरी कौम जो देखिए जी, ऐलान जब भी होगा ना पूरी कौम खड़ी है। कल साउथ पंजाब का मुल्तान का जलसा था, लाखों लोगों ने अपना रेजोल्यूशन जो है अपनी करारदाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में दे दी है। यहाँ से पूरा साउथ पंजाब, मेरी तो ये गारंटी है कि अब यहाँ से पूरा साउथ पंजाब चल पड़ेगा इस्लामाबाद, चाहे हमें कल कॉल दे दे चाहे परसों कॉल दे दे। मैंने बड़ी मुश्किलों से आज अपने वर्कर्स को रोका है। वो कहते हैं डेरा गाजी खान की बेटी है डॉक्टर शीरी मजारी है, और वो एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज पूरी उम्र पढ़ाती रही है। उन्होंने क्या करप्शन करी? वो
खुद इतनी बड़ी एक इलाके से ताल्लुक रखती हैं, इज्जत के काबिल खातून है, जो तरीका किया अगर कोई लीगल तरीका ही करना था तो लीगल तरीके से कर लेते ना। मकसद तो ये था ही नहीं, मकसद तो ये था हरास करना, खौफ फैलाना, गुंडागर्दी करना, क्योंकि गुंडागर्दों की हुकूमत है तो उन्होंने गुंडागर्दी करनी है। और उन्होंने क्या करना है, कभी ये मीडिया के पर्सनल्स को उठा देते हैं, कभी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लेते हैं, अब इन्होंने डॉक्टर शीरी मजारी के ऊपर भी हाथ डाल दिया। तो देखिए जी, ये तरीकेकार तो मुल्क के जो अवाम है वो तो सब देख रही है। चलिए जरताज गुल साहिबा, आपका कलम साथ होंगे। डिटेल मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जी, जरताज गुल साहिबा ने और अल्फाज में मजम्मत कर दी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी की, और उनका ये कहना है कि ये सब हथकंडे जो हैं वो हुकूमत के हैं। हिलाली साहब से मैं एक शॉर्ट कमेंट ज़रूर ले लूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिलाली साहब, जो जरताज गुल साहिबा ने भी बात की है, इमरान साहब ने भी इस पर कमेंट किया है, आप समझते हैं कि ये कुछ आप औरत कार्ड खेला जा रहा है? मरीम साहिबा ने भी ये बात की है, कल खान साहब की भी गुफ्तगू पे बड़ी कमेंट पे बड़ी तनकीद हुई है, तो आपने इसको कैसे एनालाइज किया? विल यू डिफेंड इट और नॉट? आपने कभी वो एक्सप्रेशन सुना है कि द सिंपल आंसर इज द ट्रूएस्ट आंसर? ये एक आदमी जो जब ये एक ज़माने में इंटीरियर मिनिस्टर था पंजाब का, उसके ख़िलाफ़ एक बुज़ुर्ग और पढ़ा लिखा आदमी ने मर्डर चार्जेस अक्यूज़ करके कोर्ट में गया और कहा कि मेरे 14 लोगों को इन्होंने इनके हुक्म पे मारे गए हैं। आज तक उस एक्यूजेशन पे ट्रायल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ वो बताता है कि इतने बड़े चार्ज पे 14 लोगों को के मौत पे एक अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात, उसको अगले दौर पे आप ना सिर्फ उस प्रोविंस का मगर मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर बनाना, वो बताता है आपको इनके वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब वो खुद आके कह रहे हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर कि काश के मुझे रुकावट नहीं होती ये जो मेरे कोएलिशन पार्टनर्स हैं, कि इसलिए अगर ये ना होता तो इम्प्लिकेशन उनका स्टेटमेंट का जो आपने बताया है आज, वो ये था कि मैं फिर इमरान खान को उसी सेल में उसी जगह पकड़ के रखता। Now what, tell me one thing, अगर भी ये आपका फीलिंग हो, ये कोई सिविलाइज्ड रिस्पॉन्स है? ये एक इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका रिस्पॉन्स है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप बात करते हैं ना इनके बारे में, तो यू हैव टू यूज़ अ डिफरेंट डिक्शनरी एंड अ डिफरेंट लेक्सिकन। वो जब तक हमारे लोग नहीं समझेंगे उस वक्त तक इनको वो नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन चलें वो जो मैंने आपसे सवाल किया था थोड़ा उन्होंने उसको भी। इमरान साहब, ये अजीब सी बात हो गई है कि इस वक्त गवर्नमेंट अभी आई है और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो किसी की मदद से ही आई है, लेकिन जिनकी मदद से वो आई है वो आते साथ ही कहने लग गई है कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे। ये आते साथ ही पेज फाड़ लिया है। देखिए, सब लोग ये नहीं समझते, सिर्फ पीटीआई ये तासुर देने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं ये इनकी बात कर रही हूँ, राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया। मैं उसी राना सनाउल्लाह की बात, पीटीआई ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि न्यूट्रल, जो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, शायद वो न्यूट्रल नहीं थे बल्कि उन्होंने इनकी हुकूमत बनाई है। और अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे लिए कई मुश्किलात हैं, हमारे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। तो ये एक तरह से राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इतने मजबूर हैं तो आपको क्या मजबूरी पड़ी है? आप छोड़ें, दफ़ा करें। आपके जिन्हें हमें मजबूरी वाली हुकूमत नहीं चाहिए, हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और अवाम के से मैंडेट लेके वापस आएंगे। पहली बात जो मरियम भी कह रही है। हाँ जी। दूसरी बात ये कि अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आपके साथ इस तरह से ज़्यादती हो रही है, तो फिर आपको ये भी होना चाहिए कि आप बताएं अवाम को, जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है और इस तरह से हाथ पाँव
बांधे जा रहे हैं। सिर्फ एक जज्बाती बातें कर देना, सिर्फ एक इस तरह से अपने आप को मजलूम साबित करना और फिर ये कहना कि हमारी इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो सर आपको ये पता नहीं था हुकूमत बनाने से पहले कि आप इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, तो आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको पहले से ये अंदाज़ा था, और अगर नहीं था तो फिर माफ़ कीजिएगा, ये आपकी गलती है, मेरी सबीना की या जफर लाली की गलती तो नहीं अब है। हमें एक्सक्यूजेस ना दें, या तो फैसले करें या फिर घर को जाएं। मैं आपसे फिर ये आखिरी बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून अगर वाकई ही अच्छे तरीके से सरवाइव करना चाहती है तो उसे जो फैसले हैं प्रॉम्प्ट और अग्रेसिव फैसले करना होंगे। अच्छा, इसमें भी PMLN के अंदर कुछ डिवाइड दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो फौरी इलेक्शन की हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा मौका मिल जाए परफॉर्म करने का और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, और मुख्तलिफ इत्तेहादियों की इस मामले के ऊपर राय क्या है और क्या हो सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। महीने हो चले हैं और अभी तक मुशावरत जारी है। कोई बड़ा फैसला करने में ये हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। मईशत नीचे से नीचे चली जाती जा रही है और दूसरी जानिब हुकूमत की कन्फ्यूजन ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। कैसे इस मसले से निकलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए एक और मुशावरत का दौर शुरू करने का फैसला किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन क्या ये मुशावरत सख्त फैसले लेने के लिए है या फिर असेंबलियाँ तोड़ने के ऑप्शन पर गौर करने के लिए, इसके ऊपर बात बड़ी ज़रूरी है। हिलाली साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको, जितने भी कोएलिशन पार्टनर्स हैं इस गवर्नमेंट के, कौन कहां पर खड़ा है? जरदारी साहब, मौलाना साहब, MQM, जितनी भी छोटी और जमातें हैं, कौन कौन इलेक्शन चाहता है और कौन नहीं चाहता? लगता ऐसा है कि सब जरदारी साहब के अलावा सब इलेक्शन चाहते हैं, और जरदारी साहब इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो जो चिड़िया है जो सुनहरी अंडा देती है जिसका नाम है सिंध, वो तो वैसे ही उनके कब्ज़े में है, तो इलेक्शन से वो क्या करेंगे? जितना देर हो उतना बेहतर हो, उतना देर तक वो सिंध के गोल्डन एग्स कलेक्ट कर सकते हैं, और जब इलेक्शन आएगा क्या पता अगर वाकई इनकलाबी फीलिंग हो तो सिंध भी, उनके भी हाथ से सिंध निकल सकता है। तो जल्दी उनको कुछ नहीं है, और मैं समझता हूँ क्यों उनको जल्दी नहीं है। दूसरों को मौलाना फजल रहमान कहते हैं हो जाए इलेक्शन, उनके सीट्स वीट्स उनकी उम्मीद है कि शायद ज़्यादा मिले, और KP के इलेक्शंस में कुछ ज़्यादा थे, मगर मेरे ख़्याल में अब वो सब चीज़ जो है, ये जो सुनामी आने वाला है, लगता है ये सुनामी कुछ शक्ल से आएगा, उस पर वो भी चले जाएंगे। अच्छा, मगर नवाज शरीफ साहब ने तो सीधा कह दिया है कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ 2 कंडीशंस पे। एक, मेरे नैब के रिफॉर्म्स, और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स, और वो नहीं होने वाले हैं। इलेक्शन रिफॉर्म इसलिए नहीं होंगे और कि वो चाहेगा नहीं, PTI तो नहीं चाहेगा ना कि उनके वोट्स ना मिले और EVMs ना इस्तेमाल करें, और जो 20,000 फालतू वोट हर कंस्टिट्यूंसी में हैं जिसमें से वो इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन के रिज़ल्ट को चेंज करने के लिए, और वो उधर ही हों, और जिसके पास पावर होगा, जिसके पास इलेक्शन कमीशन के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, वो शायद इस्तेमाल कर पाएँ। हालांकि अब अगर हमारे हर इलेक्शन एक्सेप्ट 1 जब से इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में रिग्ड थे, लेकिन साहब PTI ना भी चाहे, इन जमातों की गवर्नमेंट है तो ये लोग ये लॉ पास कर सकते हैं। जैसे PTI ने अपनी मर्जी से कर लिया था, तो ये अपनी मर्जी से कर लेंगे अगर इन्हें करना हुआ। कौन सा लॉ किधर पास करेंगे? ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का, माने इनके पास किधर है अक्सरियत? सिंध क्या, सॉरी सिंध इलेक्शन रिफॉर्म्स के तो बाय एग्रीमेंट होगा। नहीं हुआ था ना पहले भी। PTI ने भी जब किया था तो ऑपोजिशन ने नहीं अक्सरियत उसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपनी मर्जी से रिफॉर्म्स की थी।
अब ये आए हैं, ये कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो ये भी कर लेंगे जैसे उन्होंने की थी। उन्होंने अपने मर्जी से करते तो वो इलेक्शन कमिश्नर अब तक इनकार नहीं करता वो रिफॉर्म्स को फुलफ़िल करने जो उसको कहा गया था। आप और मैं समझते हैं कि जब एक हुक्म आती है तो उसको करना चाहिए। वो तो एक प्ली ले रहा है कि नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, स्टाफ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोगों ने टाइम अपने आप को इतना नहीं दिया। कुछ उसके ऑब्जेक्शन शायद ठीक ही हों, मगर उसका एटीट्यूड तो था वो बड़ा नेगेटिव था। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम एक अजीब से सिचुएशन में है समीना। किसके पास अक्सरियत है हमें वो भी नहीं पता। परवेज इलाही साहब ने अभी कॉल किया है ना, कुछ मीटिंग, शायद उसमें पता चल जाए किसके पास अक्सरियत है। पंजाब में तो और भी ज्यादा सुनना ये है कि 2-3 बलोच में, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये बातें करना कि नॉर्मल एक हालात है, नॉर्मल हालात नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये जो चेंजेस चाहते हैं शरीफ साहब इलेक्शन के पहले, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर उनको मनवाया भी जाए कि कम से कम इलेक्शन कमीशन के अगर ना हो चेंजेस इसलिए कि मुश्किल है, नैब में वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप वो चेंजेस नहीं ला सकते जो एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं द फेयरनेस ऑफ योर ट्रायल, आपका अपना ट्रायल। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ही हैज नथिंग टू गेन। अब वो जो नैब तो फिर पॉइंट क्या है गवर्नमेंट में रहने का? राइट हिलाल साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल सही कि जो वो करने चाहते हैं अगर वो नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ एक बदनामी मोल लेने के लिए हुकूमत में क्यों बैठेंगे। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब के अलावा सब चाहते हैं। इमरान साहब, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें कि इनकी आज भी मीटिंग हुई थी, तो कोई खबर है कि अंदर ये सिर्फ किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं या फिर मुश्किल फैसलों की तरफ? देखें, बात ये है कि जो आज भी मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने तो कहा है, आज वाली मीटिंग में ये फैसला किया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और जो मुश्किल फैसले हों या कुछ भी हो हुकूमत को हम एग्रेसिवली करेंगे। पहली बात तो ये है। प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात हुई, लेकिन देखिए लाली साहब जो बात कर रहे थे उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सिर्फ ये कह देना कि जी उन्होंने वो बाइस्ड हैं, ये है वो है फलाना है। जब आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला हो तो आप कहते हैं जी उन्होंने फ़ैसला ठीक कर दिया है। जब देखिए उन्होंने पूरे इलेक्शन करवाने हैं तो उन्हें पता है कि इंतज़ामात किस तरह के होने चाहिए, मुकम्मल हैं या नहीं। अगर वो मुकम्मल इंतज़ामात नहीं होते तो वो कहेंगे कि जनाब सारी जिम्मेदारी तो फिर उन पर आ जाएगी ना कि उन्होंने नहीं ठीक किया। दूसरी बात ये कि ये देखिए तमाम जमातें इलेक्शन चाहती हैं और मैंने आपसे पहले भी कितनी दफ़ा कहा है कि इलेक्शन मोड में है, पीटीआई भी इलेक्शन मोड में। अभी भी मौलाना साहब भी जलसा करें। हाँ जी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं जो आपका सवाल वो बड़ा वैलिड था कि अगर पीटीआई अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स को मंजूर बिल करवा सकती है तो ये भी करवा लेंगे। असल चीज ये है कि पहले ये खुद उस पर मुत्तफिक हो जाए कि उन्होंने करवाना क्या है, और जब ये करवा लेंगे उसका नुकसान देखें पीटीआई को होगा। अगर आज पीटीआई भी असेंबली में होती तो वो उसको आगे से कॉन्टेस्ट कर सकती थी, रोक सकती थी, लेकिन अब तो वहां को बहस करने वाला ही नहीं। लेकिन बात ये कि बहस हो भी जाती इमरान साहब, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, अपनी मर्जी का फैसला करना था। अगर उनके पास इस वक्त है तो ये कर लेंगे, चाहे पीटीआई हो या ना हो। लेकिन अब सवाल मेरा पंजाब के हवाले से, पंजाब में क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है और गंभीर अभी तो समझ नहीं लग रहा गवर्नर कौन है, वजीर आला कौन है, स्पीकर कौन है, क्या नजर आ रहा है। बल्कि अगर आप इजाजत दें, चलें आप कमेंट करें फिर मैं इसके ऊपर। समीना, बात यह है कि पंजाब की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में सियासत का जो हाल है ना उस बारे में इस वक्त कोई भी पेशीन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन खुसूसन अगर पंजाब की बात करें तो देखें मामला इस तरह के हैं कि ऐसा लगता है कि शायद आइन और कानून उसके साथ हर शख्स जोर आजमाई कर रहा है। देखें मामला सिर्फ ये है कि रियासत की सबसे मजबूत चीज़ क्या होती है, उसका आइन और कानून, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि आम पाकिस्तानी की तरह ना आइन और कानून भी बिल्कुल बेबस लग रहा है पंजाब में, खास तौर पे। देखिए सब समझ ही नहीं लग रही, मैं यही कह रहा हूँ, मैं बात तो लगे उसके बाद कोई फैसला करेंगे किसको आम पाकिस्तानी की तरह बेबस है। देखिए एक ने कहा जी गवर्नर हट गया, दूसरे ने कहा जी गवर्नर हम तो लगाएंगे नहीं जो आपने कहा। अच्छा, सदर मुमलिकत अपनी
दुकान लगा के बैठे हुए हैं और मौजूदा हुकूमत अपनी दुकान लगा के बैठी हुई है। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अमलन वहाँ कोई गवर्नर नहीं है, कैबिनेट आज तक हो नहीं सके। आप यकीन करें हमजा शहबाज जितने भी टैलेंटेड हों और जितनी मर्जी वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें, लेकिन टीम के बगैर वो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने डिलीवर करना है तो आपको टीम की भी जरूरत है। ठीक है, लेकिन टीम कैसे बनेगी? पहले वो खुद तो वजीर आला मुकम्मल तौर पर बन जाएं। हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। उनसे ज़रा अंदर की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद भट्ट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आखिर इस सूबे का वजीर आला कौन है, स्पीकर कौन है, गवर्नर कौन है, और क्या इस मसले को हल करने के लिए हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीना। असल में पंजाब की सियासत के लिए कल का दिन जो है वो इंतहाई अहम है, और कल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने आर्टिकल 103 का इस्तेमाल करते हुए पंजाब असम्बली का इजलास इतवार के रोज़ तलब कर लिया है। इजलास का एजेंडा तो अभी तक ताहाल जारी नहीं हुआ, लेकिन कल मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है 12 बजे दिन, उसके बाद 2 बजे दोपहर को पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो कल होगा। पंजाब असम्बली का जो इजलास है ये बहुत हंगामी खेस मुझे इजलास लग रहा है, और इसके लिए सब ने बहुत तैयारी की है। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान को हंगामी तौर पर उन्होंने कहा है कि कल के होने वाले इजलास में आए। मुस्लिम लीग काफ करना क्या है, उसमें एजेंडा क्या है? जी समीना, एजेंडा तो अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन कल जारी होगा। लेकिन मुमकिन तौर पर जो एजेंडा है वो कल बड़ा अहम दिन है, और उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो रूलिंग दे सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन के मुतालिक। अगर वो रूलिंग देते हैं कि ये इलेक्शन को मैं कलअदम करार देता हूँ, तो एक हंगामा सा कल बर्पा होने के कवी इम्कानात है। दूसरी साइड पर जब से मुनर्रफ अरकान का आपने देखा है कि डी सीट हुए हैं, तो उन अफराद के लिए ये तरीके ये भी पेश की जा सकती है कि आप नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद का वोट जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा कहा जाए। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। जी, एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है, और स्पीकर पंजाब असम्बली इस बात की अथॉरिटी रखते हैं कि वो एक रूलिंग दे सकते हैं कि जो पिछला इलेक्शन था उसको वो कलअदम करार दे सकते हैं। जी हिलाली साहब, पंजाब का ये सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है आपको, ये मामला फिर अदालतों में चला जाएगा, लटक जाएगा, क्या होने वाला है? समीना, उसका बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, मगर उसी कनेक्टेड टू दैट मैं इन हमारे ब्यूरो चीफ से पूछना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी से मुझे बताएं कि ये परवेज़ इलाही साहब ने जो ये मीटिंग कॉल किया है, क्या ये चाहते हैं कि एक और हंगामा उधर खड़ा हो जाए? माने कि आप समझते हैं कि इस मुल्क एक और दफ़े वो बर्दाश्त कर सकता है कि एक स्पीकर जिसका हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी जो चल नहीं सकता है, बाल खींचा जा रहा है? क्या हमारी डेमोक्रेसी इस किस्म की विलिफिकेशन बर्दाश्त कर सकती है कि जितना थोड़ा सा रिस्पेक्ट अगर इंस्टीट्यूशंस के लिए था और लोगों के लिए नहीं था, वो भी ख़त्म हो जाएगा? क्या सवाल है आपका? ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जब इस असेंबली से उनको कुछ हासिल नहीं हो सकता है दोनों साइड्स को? जी भट्ट साहब। जी हिलाली साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन असल में गेम के जो रूल्स होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो रूल से मुबर्रा हो चुकी है। इस वक्त डू एंड डाई की पॉलिसी है। तो जब से मुनर्रफ अरकान डी सीट हुए हैं, तो पंजाब असम्बली में जो आप वोटों की काउंटिंग अगर कर लें तो उसमें तादाद 186 जो है वो अब किसी के पास नहीं रही है। तो इन हालात में जो है वो स्पीकर अपना अख्तियार तो इस्तेमाल कर सकते हैं और इजलास को बुला सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब एक और बात ज़हन में रखें कि जब दूसरी बार वोटिंग होती है तो उसमें 186 की रिक्वायरमेंट आइन और कानून के मुताबिक नहीं रहती। अब सूरत हाल है सिंपल मेजोरिटी की। मामला ये है कि अगर सिंपल मेजोरिटी जो शो कर देगा वो हुकूमत, उस पर एतमाद का वोट हो जाएगा, वो हुकूमत बनाने में कामयाब है। असल चीज़ ये है कि आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें
कि परवेज लाई साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद का मामला है वो आप क्या समझते हैं? देखिए इमरान भाई, इस वक्त जो परवाइज जो मैं समझता हूँ परवाइज चल रही है इस वक्त, तो 2 पॉइंट की बात चल रही है। एक तो रूल जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर 186 के लिए आप एक बार इलेक्शन कराएंगे, अगर नहीं मेजॉरिटी किसी को मिलती तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर यह भी साथ शर्त चल रही है कि बार बार इलेक्शन जो है वो भी किया जाए। तो ये 2 पॉइंट्स पे जो चीज चल रही है, ये मैं समझता हूं ये इसका फैसला पंजाब असेंबली से नहीं होना, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जाके आपको इस बात का तयन करना पड़ेगा। अच्छा भट्ट साहब, एक ये बताएं, ये खबर भी बड़ी गर्म है कि जनाब अगर ये बात गिनती पे आई तो बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं 10-12 के करीब, वो उस दिन इजलास से वैसे ही गैर हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो डी सीट हुए लोग, डी सीट होने से भी बचने के लिए अगर वो गैर हाजिर हो जाते हैं तो उससे पीटीआई के लोग जो है अगर नहीं आते तो उनके वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई सूरत हाल भी है। उसमें तो एब्सटेन करने पे भी वही होगा ना कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। नहीं देखे ना, अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी की को फोतगी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मामला तो हो सकते हैं, और वो इस बिना पे जेन्युइन बिना पे अगर वो नहीं आता तो बट सब इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। जी इमरान भाई, इस पर बात यह है इस वक्त जो हमजा शहबाज के पास तादाद है वो तकरीबन 177 की आ रही है जी। टोटल वोट 186 है, जबकि 177 हमजा शहबाज के पास है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के अरकान को मिलाकर तादाद जो है वो 168 पे चली जाती है। लिहाजा 168 और 177 का जो है वो फिगर का थोड़ा सा ना डिफरेंस जो है वो हमजा शहबाज के पास वोटों की तादाद गो के इस वक्त ज्यादा है, लेकिन 186 की फिगर जो है वो नहीं है। तो इसका फैसला ऐसे ही है, मेरा ख्याल है चलता रहेगा जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी। और मुझे तो लग रहा है ये उस वक्त तक भी फैसला नहीं होना जब तक कि वफाक का कुछ ना हो जाए, उसका भी एक इम्पैक्ट उस पर होगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कश्मीरी रहनुमा के हवाले से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि गिरफ्तार हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सेहत भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी उन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ है। इसके ऊपर फिर से हम देख रहे हैं कि आवाज़ उठ रही है, सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चल रही है और मिशाल मलिक साहिबा ने तो मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में करारदाद भी पास करे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी कि हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब के हवाले से कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, मुसलसल वो भारत की कैद में हैं और इसके बावजूद भी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ना तो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और ना ही उनकी रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रहती हैं लेकिन उन आवाज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हिलाली साहब, आपके पास पहले आऊँगी, क्या वजह है कि इस मामले पर ना सिर्फ ये कि हमारे तो खैर अपने ही मसले नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो हमने क्या किसी की मदद करनी है, लेकिन जनरली भी जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा हुकूक के अलंबरदार बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं, वो भी बड़े खामोश नज़र आते हैं। क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? इनके हालात पे खामोश होना एक गुनाह है, उससे कम नहीं है, गुनाह है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बहादुर कश्मीरी इस दुनिया में इस वक्त ज़िंदा नहीं है, इससे ज़्यादा बहादुर। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जब इसको उन्होंने सज़ाए मौत दिया है तो या उसको वो मार देंगे या वो उसको जेल में रख के मारेंगे। मगर इस आदमी की बहादुरी ये है कि वो वेलकम करता है, कहता है मेरा फेट, आई वेलकम माई फेट, इसलिए कि मुझे पता है आज़ादी के लिए ये है सैक्रिफाइस जो मुझे देना है। यू नो, इट्स इनक्रेडिबल। और इसकी वाइफ, इसकी बीवी जो है, जो मैं 5-7 साल पहले उनको मिला था,
उनकी भी बहादुरी और उसकी छोटी बेटी की, इट्स इनक्रेडिबल। ये तो दे आर ट्रूली हीरो। वो हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं जफर इलाही साहब, उनकी एहलिया मिशाल मलिक साहिबा। मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी इस मामले के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो हम सब आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपके अच्छा अब हमारे साथ मौजूद नहीं है, शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पर जो भी कुर्बानियाँ ये फैमिली दे रही है इस आज़ादी की तहरीक के लिए, उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए। लेकिन इमरान साहब, इस पर अमली तौर पर भी तो हमें कुछ करना चाहिए ना। देखें, खराज तहसीन सिर्फ ये ही नहीं है कि आप सिर्फ बातें कर लें, हम यहाँ पे बैठ जाएं टीवी प्रोग्रामों में, मुज़ाकरों में, सेमिनारों में और बातें करते रहे कि जी बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं। भाई आप भी तो कुछ करें। देखें, यासीन मलिक तो अपनी जान देने जा रहा है। यासीन मलिक की फैमिली देखें, इतने सालों से मिशाल मलिक किस तरह से, मैं तो उनको समझता हूँ कि वो भी किसी तरह इस कुर्बानी में, इस लड़ाई में, इस जंग में अपने शोहर से पीछे नहीं है। उनकी पूरी फैमिली जिस तरह से इसमें हिस्सा ले रही है, तो हमें कम से कम ये चाहिए कि सिर्फ ये मिशाल मलिक के मुतालबे पे करारदाद ही ना पार्लियामेंट में पास करें, बल्कि अमली तौर पे उनकी मदद के लिए कोई इकदाम करें। और इंडिया को इस बात का, जब तक आप बतौर पाकिस्तानी सबक नहीं सिखाएंगे कश्मीरियों की जो हर मुमकिन मदद के जरिए से, उतनी देर तक कश्मीर। मिशाल मलिक साहिबा से बात करने की कोशिश करते हैं। मिशाल मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाला, बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले खराज तहसीन पेश कर रहे थे आपको भी, आपके शौहर को भी, कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए और जिस तरह से आप लोगों ने एफर्ट की है। अभी लेटेस्ट डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है? आप देखिए, लेटेस्ट सिचुएशन यही है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गया है और अब उन्होंने एग्जैक्ट सजा सुनानी है। ये कैपिटल पनिशमेंट, उम्र कैद, फांसी या पता नहीं क्या उन्होंने उनके साथ करना है। एक तो जेल में जिस डेथ सेल में रखा हुआ है वो खुद ही एक मौत की कब्र बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ पे अफजल मकबूल भट्ट को भी शहीद किया गया उसी डेथ सेल में, फिर अफजल गुरु को भी शहीद किया गया और उनकी जस्ते खाकी भी नहीं मिली। तो पता नहीं, कुछ भी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। दे आर किलर्स, दे आर बुचर्स, और उनके ऊपर खून सवार हुआ है और उसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म भी वहाँ बना ली है, कश्मीर फाइल्स, जिसके थ्रू उन्होंने। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं मिशाल मलिक साहिबा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को तो मैंने अपील कर दी है, गवर्नमेंट को भी, और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर पाकिस्तान, वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, और वहाँ मैंने मेरा दो टोक मौक़िफ़ था कि मेरा और मेरी बेटी का जो केस है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए। जब एक दहशतगर्द जैसे एक शख्स को, एक दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, उसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पे गई उसके राइट्स देने के लिए, जो एक दहशतगर्द है। तो हम तो एक अजीम हुर्रियत रहनुमा की फैमिली हैं और हम खुद इस तहरीक को चला रहे हैं और हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और दुनिया के इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी करते हैं और यूएन की करारदादों के मुताबिक बिल्कुल हक और सच के मुताबिक लेजिटिमेट स्ट्रगल चला रहे हैं जो किसी भी सूरत अनलॉफुल नहीं है। तो उनका जो यूनिलैटरल जो जुडिशियल मर्डर किया जा रहा है, जो अदालती कत्ल किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनका कंप्लीटली अनफेयर ट्रायल चल रहा है और उनको उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा, फैब्रिकेटेड और कॉन्कॉक्टेड एलिगेशंस लगा के वन साइडेड ही, बगैर उनको सुने, बगैर उनकी दलील सुने, बगैर उनको अपॉर्चुनिटी दिए, उनके खिलाफ जो है बिल्कुल जी। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने इंटरनल जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनसे निकले, कुछ इस तरफ सोचे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।